Good morning, students and my dear friends. Today is 13th of December 2022, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook और Instagram. और इसी Telegram चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी. और इसी Telegram चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. मोटिवेशन ऑफ द डे इज बी सो हैप्पी दैट व्हेन अदर पीपल लुक एट यू दे बिकम हैप्पी टू. और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल आज कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर 5 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी कवर करेंगे जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है. अब देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है आज का बिजनेस स्टैंडर्ड का. CPI इन्फ्लेशन ईजेस टू 11 मंथ लो ऑफ 5.9% IIP कॉन्ट्रैक्ट्स. और अगर हम यही सेम न्यूज़ हेडलाइन मिंट की देखें तो मिंट ने इस न्यूज़ को कैसे कवर किया है. तो हम देख सकते हैं मिंट ने IIP और इन्फ्लेशन की दोनों ही न्यूज़ को कवर किया है मगर सेपरेटली कवर किया है. जैसे देखेंगे पहली न्यूज़ क्या है आज के मिंट पेपर की, तो रिटेल इन्फ्लेशन इन नवंबर ईजेस टू 11 मंथ लो, IIP कॉन्ट्रैक्ट्स टू 26 मंथ लो इन अक्टूबर. जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि हर न्यूज़पेपर की जो टोन होती है वो डिफरेंट होती है. You can easily decipher the difference in tone of Mint newspaper and Business Standard. तो खैर अब देख लेते हैं आज का डिस्कशन. तो पहले न्यूज़ जो है वो इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में. इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अनएक्सपेक्टेडली डेसिलरेट हुआ है अपने 11 मंथ के लो पर. तो नवंबर के मंथ में जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रहा है वो अपने पिछले 11 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया. और इसके ही साथ अगर हम देखें जो फैक्ट्री आउटपुट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. यहाँ पर जो हम CPI की बात कर रहे हैं वो नवंबर के लिए कर रहे हैं और जो फैक्ट्री आउटपुट या IIP की बात कर रहे हैं वो अक्टूबर मंथ का डेटा है. तो IIP अपने 26 महीनों के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया है और इन्फ्लेशन जो है वो अपने 11 मंथ के लोएस्ट पॉइंट पर पहुँची है इन द मंथ ऑफ नवंबर. और जैसे ही रिटेल इन्फ्लेशन अपने 6 पॉइंट के नीचे आई जो कि उसका मैंडेट है RBI का, कितना मैंडेट है 4 + -2 का मैंडेट है, यानी 2 से लेकर के 6 तक की रेंज है, टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन को लेकर के RBI की. तो अभी हम देख सकते हैं जो रिटेल इन्फ्लेशन है CPI से जिसको हम मेजर करते हैं वो 5.9 पर आ चुकी है. तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, वो अब कम एग्रेसिव रेट हाइक पर जाएगा या हो सकता है जो उसका रेट हाइक की जो साइकिल थी उसको फिलहाल के लिए पॉज कर दे. तो रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने मंडे को डेटा रिलीज किया है CPI का और IIP का. IIP स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो 11 महीनों में पहली बार जो CPI है वो अपने 6 के मार्क के नीचे आई है. अप्रॉक्सीमेटली 5.9% का CPI देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ नवंबर. और इसका मेजर जो रीज़न है जिसकी वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये डाउन हो रहा है, दैट इज़ शार्प मॉडरेशन इन द फूड प्राइस. फूड जो है वो CPI बास्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यहाँ बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, कमोडिटी है, और उसके प्राइस में मॉडरेशन देखने को मिला है, ईज आउट देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल CPI है ये हमें 6 के नीचे देखने को मिल रही है. और अगर पिछले साल की बात करें यानी 2021 की बात करें तो पिछले साल नवंबर में जो ये डेटा था ये अप्रॉक्सीमेटली 4.91 था और इससे इस मंथ अक्टूबर में 6.77. तो अक्टूबर में 6.77 CPI थी जो नवंबर में रिड्यूस होकर के 5.9 पहुंच गई. और पिछले साल नवंबर में यही CPI अप्रॉक्सीमेटली 4.91 थी. हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज तो है CPI में, लेकिन अपने प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में अक्टूबर के मंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मॉडरेशन हमें CPI में देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं से ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉबेबली अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतना एग्रेसिव रेट हाइक ना करें. अब बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो जो IIP है वो 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ अक्टूबर के मंथ में एज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड टू 5.6%. तो अक्टूबर में 4% का
डेप्रिशिएशन हम कह सकते हैं, डेसिलरेशन हमें देखने को मिला किस में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में। और इसका सीधा रीज़न जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो 5.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इन्फ्लेशन में कंटिन्यूसली ये 3 क्वार्टर के बाद ये जो इन्फ्लेशन है ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे हम बोल सकते हैं टॉलरेंस लिमिट में आई है। और अगर हम देखें वेजिटेबल में कितना, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि फूड आइटम्स हैं, जो फूड प्राइसेस हैं उसमें मॉडरेशन हुआ। तो वेजिटेबल में अप्रॉक्सीमेटली -8% का, फ्रूट में अप्रॉक्सीमेटली 2.62% का, एग्स 4.8% ईच, एंड सीरियल्स में 12.8% का, स्पाइसेस 19.5% का इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला। तो बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ मॉडरेशन हुआ जिसकी वजह से ओवरऑल CPI जो है वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर आ गया। ये तो बात हुई CPI की। अगर कोर इन्फ्लेशन को देखें, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, जहाँ पर हम जो वोलाटाइल प्रोडक्ट्स हैं बास्केट से वो हटा देते हैं। कौन कौन से वोलाटाइल प्रोडक्ट, फूड और फ्यूल, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। वोलाटाइल मीन्स जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं वो टोटल कमोडिटी बास्केट में। तो फूड और फ्यूल के प्राइसेस को अगर हम हटा दें तो जो कोर इन्फ्लेशन रही है वो अक्टूबर के मंथ से इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अक्टूबर में कोर इन्फ्लेशन 6.2% थी, जो कि नवंबर में इंक्रीज होकर के 6.3% हो गई। तो 1 इंच का इंक्रीज देखने को मिल रहा है कोर इन्फ्लेशन में। तो CPI अगर कोर इन्फ्लेशन को कंपेयर करें तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस द CPI इज गेटिंग डाउन। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूज़ रिटेल इन्फ्लेशन ट्रेंड सिंस जैन टू नवंबर। हम देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द CPI इन्फ्लेशन, दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द CPI फूड। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का डेटा है। दिस ग्रीन बार इंडिकेट्स चेंज इन ईयर ऑन ईयर परसेंटेज और दिस ऑरेंज लाइन इंडिकेट्स अ मंथ ऑन मंथ बेसिस परसेंटेज चेंज। तो डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो इंडस्ट्रियल आउटपुट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो कि पेज नंबर 5 पर दी हुई है और इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। ये तो बात रही अभी तक CPI की, कोर इन्फ्लेशन की और इंडस्ट्रियल आउटपुट की। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस की बात करें, इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन की बात करें, तो उसमें रुपी शेयर 26 पैसा एज US डेटा लीड्स टू फेड हाइक जिटर्स। तो जो इंडियन रुपी है that has started the fresh week on a poor note। मंडे को इंडियन रुपी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुई, परफॉर्मेंस जो वो डाउन हुई। 26 पैसे का डेप्रिसिएशन या शेडिंग हमें देखने को मिली इंडियन रुपी में अगेंस्ट USD। और इसका रीज़न क्योंकि जो रिसेंटली US डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है US का, जो फेडरल रिजर्व है वो एग्रेसिव रेट हाइक पर जा सकता है, या जो उसकी एग्रेसिव रेट हाइक की जो पॉलिसी है, जो इंस्टांस है, उसको फिलहाल के लिए कंटिन्यू रखेगा, जिसकी वजह से जो US डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ और इंडियन रुपी में हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडियन रुपी में है, जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसी हैं उन सब पर यही सेम ट्रेंड चल रहा है। जैसे US डेटा पब्लिश हुआ उस डेटा के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में जो फेडरल रिजर्व है वो और एग्रेसिव या सेम एग्रेसिव पैटर्न को ही, सेम रेट हाइक पैटर्न को ही कंटिन्यू रखेगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपी में 26% का डेप्रिसिएशन देखने को हमें मिला। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। WTO इंडिया सीक्स व्यू ऑन प्रोटेक्टिंग ई-टेल कंज्यूमर्स। तो इंडिया ने जो WTO के मेंबर कंट्री हैं, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर नेशंस हैं, यानी जो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस हैं, उनसे इंडिया ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, उनके व्यूज़ पूछे हैं, उनके ओपिनियन पूछे हैं। किस इशू पर? इंडिया ने मेंबर कंट्री से ये पूछा है कि कोई भी ट्रेड बॉडी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है फॉर इन्हांसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ई-कॉमर्स सेक्टर। तो ई-कॉमर्स सेक्टर को इन्हांस करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के सेंटिमेंट को इन्हांस करने के लिए किस तरीके से कोई ट्रेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी जा सकती है और ट्रेड बॉडी के क्या क्या रोल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो बेसिकली इंडिया ने जितने भी WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे बोला है कि इस पर्टिकुलर इशू पर, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सेव करने के लिए किस तरीके से कंट्रीज़ जो हैं वो अपना कॉपरेशन
इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू दीज इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम कर सकती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, मोर स्पेसिफिकली इन द सेक्टर ऑफ ई कॉमर्स। और इसके लिए जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे उनके एक्सपीरियंस की डिमांड करी है इंडिया ने, कैसे दूसरे कंट्रीज़ ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अपनी लैंड में, ई कॉमर्स स्पेस में अपनी लैंड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कैसे कैसे रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, कौन कौन सी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करी हैं, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेंबर कंट्रीज़ का, जिससे कि इंडिया भी उस एक्सपीरियंस से लर्न कर सके और अपने यहाँ एक ट्रेड बॉडी स्टैब्लिश कर सके। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स को लेकर के कई सारे नए रूल्स आ रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के रूल्स आ रहे हैं, और टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो रूल जो है वो इम्प्लीमेंट भी करती रहती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड द प्राइवेसी ऑफ द कंज्यूमर। और इंडिया के पास फिलहाल के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर नहीं है, ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर के, और इसीलिए इंडिया जो है वो WTO के मेंबर कंट्रीज से उनका ओपिनियन ले रही है एज पर द WTO डॉक्यूमेंट। क्योंकि इंडिया का ने जो अपना रीज़न दिया, इंडिया का ये कहना है कि स्पेशली अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जो कंज्यूमर है पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। उनका जो एजुकेशनल लेवल है, जो उनकी इकोनॉमिक अवेयरनेस है, जो उनकी बार्गेनिंग पावर है, डेफिनेटली वो सेलर के कंपैरिजन में कम है। सेलर आर मोर पावरफुल, दे हैव स्ट्रॉन्गर पोजिशन रिलेटिव टू द कस्टमर्स और द कंज्यूमर इन केस ऑफ कमर्शियल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, एजुकेशन लेवल, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज दिस डिस्पैरिटी बिटवीन कंज्यूमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप कॉज द कंज्यूमर टू बी ऑन वल्नरेबल साइड, क्योंकि ना कंज्यूमर के पास इतनी नॉलेज है, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा है, उनको इकोनॉमिक फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उनकी प्राइवेसी को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम डिसीजन लेती रहे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मेंबर कंट्रीज से उनके एक्सपीरियंस सीक आउट किए हैं। तो ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल और डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मीन से होती है, वो उनसे इस पर्टिकुलर इशू पर उनका ओपिनियन, उनके व्यूज़, उनकी रिकमेंडेशंस इंडिया ने सीक आउट करी हैं। क्योंकि जो अभी सिनेरियो है फिलहाल, तो वहाँ पर ई कॉमर्स कंपनीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो ई कॉमर्स पेनिट्रेशन है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्यों? अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्पैरिटी बिटवीन कंज्यूमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप, दिस ई कॉमर्स हैव सो मैनी एडवांटेजेस एंड सो मैनी बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर एज वेल। चॉइस होती है कंज्यूमर के पास से, उसको उसके डोर स्टेप पर ईजिली प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल होती हैं, घर बैठे बैठे ईज ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कई सारे सिक्योर पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बेनिफिट्स, दिस ई कॉमर्स इज ब्रिंगिंग सम न्यू चैलेंजेस फॉर कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट, जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी, अनफेयर ट्रेड, डेटा प्रोटेक्शन, फेक रिव्यूज़। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं जिसको गवर्नमेंट ओवरकम करना चाहती है, और इसके लिए गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी, ट्रेड बॉडी इस्टेब्लिश करना चाहती है प्रॉबली। और इसीलिए जो एक्सपीरियंस है वो डिमांड किया है इंडियन गवर्नमेंट ने WTO मेंबर कंट्री से, एंड फ्रॉम गवर्नमेंट साइड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जेस्चर। सो दीज आर द चैलेंजेस and these are the issues that Indian government wants to tackle through the experience of WTO member countries. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 5 of Business Standard. Bajaj Alliance said to be first general insurer to launch surety bonds. If you are regularly following my news channel, you must be knowing कि हमने surety bonds को कवर किया है अभी रिसेंटली। जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के बताइए कि किस फील्ड में इसका अनाउंसमेंट हुआ है, कौन सी बॉडी ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने श्योरिटी बॉन्ड इशू करने के लिए अनाउंसमेंट रिसेंटली किया है। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस श्योरिटी बॉन्ड इशुएंस, अप्रॉक्सीमेटली 3 इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी थी जो इस पर्टिकुलर श्योरिटी बॉन्ड को इशू करने के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट कर रही थी, और दे वर लुकिंग टू लॉन्च दिस श्योरिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसमें से बजाज अलायंसेस जनरल जो है वो भी एक कंपनी थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि बजाज अलायंसेस जनरल है वो फर्स्ट कंपनी बन जाएगी टू लॉन्च दिस श्योरिटी बॉन्ड ऑन December 19।
इंश्योरिटी अगर हम बॉन्ड्स को देखें तो इनका अनाउंसमेंट इस साल के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने किया था कि श्योरिटी बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट प्रोपोगेट करेगी, उसको इशू या उसको लॉन्च कराने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स डालेगी। जहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि दीज श्योरिटी बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर बैंक गारंटी। ये बैंक गारंटी के केस में बहुत ज़्यादा फ्रॉड या बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे। तो फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि श्योरिटी बॉन्ड गवर्नमेंट गारंटी के जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये तो बात होगी बजाज अलायंसेस, इसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों कंपनीज या दोनों इंश्योरेंस कंपनीज भी श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च करने के लिए प्रोसेस में हैं और प्रॉबेबली बहुत जल्द ही इन दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी से हमें श्योरिटी बॉन्ड का लॉन्च देखने को मिलेगा। हालांकि अगर कंट्री के सबसे बड़े या प्राइवेट सेक्टर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर की बात करें, जनरल इंश्योरर की, तो ICICI लोम्बार्ड अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के इवैल्यूएशन कर रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इशूइंग दिस श्योरिटी बॉन्ड। तो अभी ICICI लोम्बार्ड की साइड से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है वेदर दे विल गो फॉर इशूइंग दिस श्योरिटी बॉन्ड और नॉट। 3 जो कंपनीज थी दे हैव मेड द डिसीजन, जिसमें से एक कंपनी जो है वो दिसंबर 19 यानी बजाज अलायंसेस जनरल जो है वो दिसंबर 19 में श्योरिटी बॉन्ड को इशू करने जा रहा है। क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो अभी इस पर्टिकुलर श्योरिटी बॉन्ड को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रही। व्हाई? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और अभी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं कि इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे 3 पार्टीज़ आपस में मिल करके श्योरिटी होगी, इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी होगी और एक गवर्नमेंट होगी। तो डेफिनेटली कैसे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हालांकि जो इंश्योरर्स हैं दे वर सीकिंग चेंजेस इनटू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ IBC और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरर्स हैं, जो वो फिलहाल के लिए अमेंडमेंट रिक्वायर करें। उनका ये कहना है कि अगर श्योरिटी बॉन्ड को बैंक गारंटी के इक्वल लाना है और बैंक गारंटी के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और IBC में कुछ चेंजेस रिक्वायर हैं, क्योंकि IBC और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि श्योरिटी बॉन्ड पर एप्लीकेबल होते हैं बट बैंक गारंटीज पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि बैंक गारंटी के रिप्लेसमेंट में श्योरिटी बॉन्ड्स को इशू किया जाए या उसका सब्स्टिट्यूट बना करके उनको प्रमोट किया जाए, तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दीज 2 rules. So the insurance regulator was said to have reached out to the government for these of the issues. तो probably government हो सकता है पॉजिटिवली रिएक्ट करे इन सारे एड्रेसेस पर। बट हालांकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जो इशू अनरिजॉल्व हैं वो अभी भी अनरिजॉल्व है। तो प्रॉबेबली गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में कुछ डिसीजन ले श्योरिटी बॉन्ड्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज़ द लॉन्च ऑफ श्योरिटी बॉन्ड दिसंबर 19। बजाज अलायंसेस जो है वो पहली कंपनी बन जाएगी इंडिया में श्योरिटी बॉन्ड को इशू करने के लिए। इसके अलावा ये 2 कंपनीज और भी हैं। इंश्योरर्स विद 1.2x द रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन्स कैन स्टार्ट द श्योरिटी बिजनेस। तो ये अभी फिलहाल के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एज पर द IRDAI मैंडेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5x जो सॉल्वेंसी है वो ऑल टाइम मेंटेन करना पड़ेगा इंश्योरर्स को फॉर श्योरिटी बिजनेस। And limit of guarantee should not exceed 30% of the contract value. तो 30% is the threshold limit for the गारंटी। उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज़्यादा फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 30% से ज़्यादा की गारंटी फिलहाल के लिए इशू नहीं करी जा सकती है। एंड इंश्योरेंस कैन अंडरराइट श्योरिटी बॉन्ड्स अप टू 10% ऑफ द ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ₹500 crore. So these are the few regulations by IRDAI. अभी फिलहाल के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी इसमें आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एप्पल्स इंडिया एक्सपोर्ट टू सेट टू हिट ₹20K crore. So गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की PLI स्कीम के तहत एप्पल इनकॉर्पोरेशंस इंडिया में आया था विद 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से? फॉक्सकॉन, विस्टॉन एंड पेगास्ट्रॉन। पेगाट्रॉन, विस्टॉन और फॉक्सकॉन तीनों ही कंपनीज जो हैं वो ऑल सेट हैं और प्रिपेयर हैं फॉर व्हाट? फॉर एक्सपोर्टिंग वर्थ ₹20K crore आईफोन्स फ्रॉम इंडिया बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर दिस ईयर। तो
PLI स्कीम के बाद जो इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद से अगर हम देखें तो एप्पल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 20K करोड़ की लिमिट को क्रॉस करने जा रहा है। तो अप्रैल से दिसंबर तक का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो फॉक्सकॉन, विस्टोन और पेगाट्रॉन ने अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ के आईफोन इंडिया से इंपोर्ट किए। या हम बोल सकते हैं इंडिया ने 20,000 करोड़ के आईफोन, 20,000 वैल्यू करोड़ के जो 20,000 करोड़ के वैल्यू के जो आईफोन है वो एक्सपोर्ट किए हैं इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर पीरियड। एंड दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और ह्यूज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन नवंबर सिंस द PLI लॉन्च। और नवंबर के मंथ में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच था कि इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के फॉर्म में इमर्ज हो, इस डेटा से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NBFC's शेयर इन लेंडिंग पाई स्लाइड्स टू 5-year लो। NBFC stands for non-banking financial companies. As per the recently published data, commercial banks are gaining market share at the expense of NBFCs such as housing finance companies, retail lenders and those giving the gold loans. तो बेसिकली यहाँ पर 3 NBFCs की बात हुई है। ऐसी NBFCs जो हाउसिंग लेंडिंग या होम लोन के सेक्टर में है, रिटेल जो लेंडर्स हैं और जो गोल्ड के लेंडर्स हैं। तो इन तीनों ही कंपनीज के जो शेयर हैं इंडिया के टोटल क्रेडिट ग्रोथ में वो डाउन हो रहा है एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा। और उस डाउन होने का रीज़न क्या है? जो बैंक्स हैं वो स्पेस को गेन कर रहे हैं। तो जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो NBFCs का शेयर जो है वो खा रहे हैं, सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो। क्योंकि जो टोटल जो क्रेडिट है, अगर क्रेडिट को देखा जाए 100% क्रेडिट ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो उसमें जो NBFCs का शेयर है वो बैंक्स के पास जा रहा है। स्पेशली ऐसे NBFCs जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, रिटेल लेंडर्स हैं और गोल्ड लोन के बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो NBFCs का जो शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 19.8% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 20.3% था। तो 20.3% से रिड्यूस होकर के 19.8% पहुंच गया है पिछले साल के कंपैरिजन में NBFCs का शेयर इनटू ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो। और ये जो 5 साल का डेटा है कहीं ना कहीं डिकेड लॉन्ग जो मोमेंटम है, जो डिकेड लॉन्ग प्रोसेस है, उसको रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पिछले अगर हम डीके को देखें 10 साल या पिछले 15 साल का डेटा देखें तो NBFCs का जो शेयर है ओवरऑल इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें जो NBFCs का शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। इवन NBFCs जो रही हैं वो बैंक से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हैं इन केस ऑफ क्रेडिट। बट पिछले 5 सालों में ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, पर कंटिन्यूअसली जो है वो डिक्लाइन हो रहा है NBFC का शेयर इनटू इंडियाज ओवरऑल क्रेडिट। इसका रीजन क्योंकि जो बैंक्स का लोन है वो कंटिन्यूअसली फास्ट पेस में बढ़ रहा है। बैंक्स आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि पहले बैंक्स नहीं करते थे। तो दिस इज द लूजिंग स्टेम द ट्रेंड इन NBFC's लोन बुक एंड क्रेडिट मार्केट शेयर, जो कि हम देख सकते हैं। इसके अलावा ऑन लेंडिंग ग्रोथ बैंक का लोन जो बुक है उस ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है इन कंपैरिजन टू द NBFCs। दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट्स द NBFC लोन बुक, दिस ऑरेंज लाइन इंडिकेट्स द बैंक्स लोन बुक। यू कैन जस्ट हैव द कंपैरिजन कि कितना डिफरेंस पहले था NBFC और बैंक के लोन में। और आप देख सकते हैं जो बैंक है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, हायर पॉइंट पर पहुंच गया इन कंपैरिजन टू द NBFCs। तो ये डिफरेंस जो है वो अब कम होना शुरू हो चुका है। इवन बैंक्स का जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है NBFCs के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इकोनॉमी वॉज इन ICU बट नाउ इंडिया ग्रोइंग द फास्टेस्ट FM। तो लोकसभा में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला कि पहले जो इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी वो ICU में थे। ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव क्रिटिकल यूनिट। मतलब अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो इंडिया की इकोनॉमी की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट नाउ इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग विद द फास्टेस्ट पेस एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली क्वेश्चन आवर सेशन में एक कांग्रेस
की तरफ से क्वेश्चन रेज किया गया था कि जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है उसको लेकर के गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है और गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान है कि वो डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी को आगे जो है वो रोक पाए। तो उसी को लेकर के फिलहाल ये बोला गया कि अगर कंपैरेटिवली पहले के पीरियड्स को कवर किया देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो जो इंडियन रुपी थी उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, बट अब इंडियन रुपी जो है वो रिकवर कर रही है। और अगर हम डेप्रिसिएशन या अदर एक्सटर्नल सिचुएशंस की बात करें, फिलहाल के लिए वो अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल है। इसके अलावा एक और क्लिप है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट वोंट मेक RBI इन्फ्लेशन रिपोर्ट पब्लिक। तो गवर्नमेंट है भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडे को बोला है कि जो RBI की रिपोर्ट है जहां पर RBI ने एक्सप्लेन किया है कि क्यों RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई होप यू माइट बी नोइंग, एज पर द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ MPC, जो RBI का मेजर मैंडेट है दैट इज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, और इसके लिए MPC ने इस बार टारगेट जो रखा था वो 226 का टारगेट है। और अगर कंसिक्वेंटली 3 क्वार्टर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या MPC इन्फ्लेशन को इस टारगेट में नहीं रख पाती है, इन्फ्लेशन 3 क्वार्टर तक इससे ऊपर या इससे नीचे जाता है, तो RBI को गवर्नमेंट को रिटर्न में एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों RBI फेल हुई अपना मैंडेट अचीव करने में। तो एक रिपोर्ट रिटर्न में जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से गवर्नमेंट को, दैट वाई RBI हैज़ not been able to keep the inflation under the target। तो उसी को लेकर के रिपोर्ट को लेकर के बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, RBI को अश्योर किया कि फिलहाल के लिए गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेगी जहाँ पर RBI इस बात की डिटेलिंग देगा कि वाई सेंट्रल बैंक कुड नॉट कीप द इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट ऑफ 6% अपर लिमिट फॉर द 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया है कि फिलहाल के लिए उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रशिया ऑफर्स इंडिया हेल्प इन ओवरकमिंग ऑयल प्राइस कैप। तो रशिया ने इंडिया के डिसीजन को वेलकम किया है। किस डिसीजन को वेलकम किया है? जहां पर इंडिया ने G7 नेशन के प्राइसिंग कैप को मानने से मना कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि इंडिया G7 कंट्रीज का जो प्राइस कैप है उसको सपोर्ट नहीं करता। तो रशियन ऑयल पर जो प्राइस कैप लगाया गया है उसको फिलहाल के लिए इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, और इंडिया ने ये डिसीजन अनाउंस कर दिया, जिसके बाद से रशिया ने इंडिया के इस डिसीजन को वेलकम किया है। और इसी डिसीजन के एवज में रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है और ज़्यादा कॉपरेशन इन केस ऑफ लीजिंग एंड बिल्डिंग लार्ज कैपेसिटी शिप्स टू ओवरकम द बैन ऑन इंश्योरेंस सर्विसेज एंड टैंकर चार्टरिंग इन द EU एंड ब्रिटेन कंटिन्यू बाइंग द डिस्काउंटेड ऑयल। तो ओवरऑल इंडिया ने बोल दिया कि वो G7 कंट्रीज के प्राइस कैप को नहीं मानेगा जो कि रशियन ऑयल पर लगाया जा रहा है। और रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि आपने हमारी दोस्ती निभाई तो हम आपको जो आगे आने वाले टाइम में जो प्राइस कैप्स के जो चैलेंजेस हैं उनसे ओवरकम करने में आपको हेल्प करेंगे, आपको डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा जो अदर टैंकर और जो इंश्योरेंस सर्विसेज को लेकर के जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें हम आपके साथ कॉपरेशन इंक्रीज करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन चाइनीज ट्रूप क्लैश नियर LAC, माइनर इंजरीज ऑन बोथ साइड। तो इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप जो है वो LAC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर LAC में इन दोनों ही साइड में क्लैशेस देखने को मिले। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लैशेस में इंक्रीज नहीं हुआ, बट यस माइनर इंजरीज दोनों ही साइड जो है वो देखने को मिली। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई बार इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में इस तरह के क्लैशेस होते रहते हैं। ऑल्दो इन क्लैशेस को टाइमली टैकल करना, रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज ये बिग इशू के फॉर्म में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। वी ऑल नो द इशू ऑफ डोकलाम। सो फिलहाल के लिए आज के न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने नेटवर्क में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या आपको कोई एप्रिसिएशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।